तो आज दो प्रोसीजर फाइनल करने हैं, डिस्कस करने हैं। पहला कि जब एक कस्टमर बुकिंग लेता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस उसको फॉलो करने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको बिल्डर के द्वारा दिए जाएंगे। तो उसका एक पूरा फ्लो चार्ट है, वो फाइनल कर रहे हैं। सेकेंडली, कौन से केस में हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, कब कैंसिल कर सकते हैं, एक लेमैन उसको कैसे समझ सकता है उस लॉ को, उसके लिए एक सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, तो उसको समझेंगे, है ना। तो पहले इंटरेस्ट वाला स्टार्ट करें। उसमें थोड़ा ज्यादा, मैं या तो मेरे को आप स्क्रीन शेयर दे दो या आप वहां से कर लो। कर दिया है, मेरे पास स्क्रीन शेयर है। दे दिया मैंने शेयरिंग राइट। मेरे पास स्क्रीन शेयर है। हाँ, जो यूपी रेरा वाले जो अग्रीमेंट फॉर सेल के रूल्स हैं उसके अंदर वो कॉन्जिक्यूटिव के बाद वो डैश नहीं लगा हुआ, जैसे आपके राजस्थान में लगा हुआ है ना। हाँ है ना, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली 2 मंथ्स लिखा हुआ है। मैं एक बार पहले प्रोविजन पढ़ रहा हूँ, दे रहा हूँ, उसके बाद ये मैंने एक फ्लो चार्ट तैयार करवाया है ना, मैंने तानिया ने मिलकर तैयार किया है। तो ये क्या कहते हैं, एक बार हम इसको फाइनल कर लेंगे आज कि भाई ये हम क्लाइंट्स को शेयर कर सकते हैं। In case allotee fails to make payment for two consecutive demands made by the promoter as per payment plan annexed hereto, despite having been issued notice in this regard, allotee shall liable to pay interest to the promoter on unpaid amount at the rate equal to MCLR plus 1%, unless otherwise unless otherwise provided under the act. Promoter must not be in default to take this benefit. In case default under the condition listed above continue for a period beyond 3 consecutive months, after notice from the promoter in this regard, the promoter may cancel the allotment in favor of allotee and refund of money paid by him after deducting the booking amount and interest liability stand terminated. The promoter must not be in default to take the benefit. Promoter shall intimate the allotee about such termination at least 30 days prior to the termination. पहले मैंने क्यूए ने एक बनाया था, मैं क्यूए ने दिखा दे रहा हूँ। पहले मैंने ग्रुप पे डाला था ना, एक सेकेंड। विजिबल है? थोड़ा सा जूम कर लीजिए सर। और करूँ क्या? नहीं फिर वो ठीक। कटेगा। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए। हेलो। ठीक है। Promoter XYZ Limited raise a demand of 10% on 1/4/22 and ask allotee Mr. X to deposit the same within 7 days। ठीक है, यानी कि उसको 7 तारीख तक देना था। मिस्टर एक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट द इंस्टॉलमेंट आफ्टर 1 मंथ। अब देखो, इसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट कर दिया, इसमें तो मैं चार्ज कर नहीं सकता, है ना। तो अब मैंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1 मई को मांगी, क्या कहते हैं, आफ्टर 1 मंथ। तो उसको भी 7 दिन में पे करना था, 5% मैंने मांगी। तो टोटल मैंने 15% मांगी, पहले 10% और फिर 5%, टोटल 15% मांगी, है ना। विद एन इंटीमेशन दैट if the payment has not been made within 7 days, यानी कि 7 मई, the interest will be levied on the outstanding amount, है ना। दो what will be the trigger date for the default? ये 7 मई है, ये तो ओके है। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट रहेगा, है ना। और कैन प्रमोटर एलिजिबल टू इम्पोज इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट by reading the line despite having been issued notice in this regard, we can say that promoter has issued a written notice imposing interest before charging anything. In the given case, XYZ will issue a notice on 8 Tarikh, a day after default of the second installment, instructing allotee to deposit the fund within 7 days. That is on 15.
उसके बाद वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। तो पहले तो मेरी क्वेरी ये कि ये ठीक है कि हमें उसको इंटरेस्ट देना, नोटिस देना पड़ेगा या सीधा इंटरेस्ट लगा सकते हैं? नोटिस देना नोटिस पड़ेगा। देना पड़ेगा। तो ये वाली भी ठीक है, ओके। बट आप अगर सेकंड या डिमांड ये जो लिखा हुआ है कि है डिस्पाइट हैविंग बीन नोटिस इन दिस रिगार्ड, या मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट में ही उसको नोटिस के बारे में लिख दूं? मेरे को ये लगता है सेकंड इंस्टॉलमेंट में आप लिख रहे हो कि अगर आप नहीं देते हो तो आपको इस फीलिंग विच इंटरेस्ट विल बी लेविड, तो मेरे को लगता है वहां से आप काउंट कर सकते हो। मेरा एक छोटा सा क्वेरी है, आप बोल रहे हो सेकंड आपने डिमांड रेज की, कॉन्सिक्यूटिव डिमांड्स आप इंस्टॉलमेंट मांग रहे हो, मान लो मेरा कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, मेरी पहली हाँ। इंस्टॉलमेंट लगेगी फर्स्ट फ्लोर जब लगेगा, सेकंड होगी जब सेकंड फ्लोर लगेगा, उसके अंदर मान लो 5-6 महीने का गैप है, तो वो तब तक मैं यहाँ पे एग्जांपल में 1 महीने का गैप लिया है, 1/4 के बाद 1/5 लिया है, 1 महीने में मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गई। अपन एज पर एग्जांपल ही चलते हैं उन्नति, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। हेलो, अब आ रही है सर? हाँ आवाज हाँ आ- हाँ मैं हाँ कह रही हूँ, सपोज उसमें लिखा हुआ है 2 कॉन्सिक्यूटिव डिमांड्स करनी है, मेरा हाँ कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के हिसाब से फर्स्ट फ्लोर अपनी आज बन गई, उसके बाद सेकंड फ्लोर पे सेकंड डिमांड रेज होनी है मेरी, और वो सेकंड फ्लोर बनेगा 5 महीने बाद, तो क्या मैं 5 महीने तक का वेट करूं, फिर वो दोबारा 5 महीने बाद डिफॉल्ट करे, या कॉन्सिक्यूटिव डिमांड्स ये है आज मैंने एक नोटिस दे दिया कि आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, 15 डेज बाद फिर मैंने एक डिमांड नोटिस दे दिया कि आपने वो वाली डिमांड पे नहीं की जो मेरी पहली है, दूसरा तो इंस्टॉलमेंट के लिए मैं मांग ही नहीं रही, तो क्या उसके लिए भी वैलिड है मेरा 2 कॉन्सिक्यूटिव डिमांड्स? भाई एक ही इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट अगर 2 या 3 बार कर देता है बार मांगने के बाद, तो क्या मैं उसमें कैंसिल कर सकती हूँ या फिर मैं उसमें इंटरेस्ट लगा सकती हूँ? डिमांड का मतलब तो वो डिमांड का मतलब इंस्टॉलमेंट वाली डिमांड से ही मानना होगा जो माइलस्टोन पे कंप्लीट होगी। ये सेम डिमांड को 2 बार भेज के आप, ये तो है ना, एज पर द पेमेंट प्लान नेक्स्ट ईयर टू। नहीं, ये वाली लाइन देख लेते हैं लिखी है या नहीं लिखी है एक्ट में। नहीं नहीं आप लिखिए ना सर। एज पर द पेमेंट प्लान वर्ड बेसिकली 2 इंस्टॉलमेंट्स अगर किसी ने नहीं दी तो लिखा है, दीपक लिखा है। लिखा है। हाँ तो वो, तो फिर ये यानी कि एज पर माइलस्टोन ही करना पड़ेगा, एज पर दी पेमेंट प्लान ही करना पड़ेगा जब सेकंड इंस्टॉलमेंट रिलीज, सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तभी। There are 2 consecutive demands made by the promoter. Made by the promoter as per the payment plan annexed. उन्नति की बात को लेके, उन्नति की बात पे किसी को एग्री है क्या, मतलब कि ये जो कह रही है कि ये ठीक है कि ये वाला भी चीज कही जा सकती है कि सेम डिमांड को हम दोबारा मांग ले तो वो 2 कॉन्सेक्यूटिव डिफॉल्ट हो गया। पर वो तो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर फॉर द डिमांड कहलाएगा, डिमांड थोड़ी कहलाएगा, डिमांड तो वो है जो आपके एज पर मतलब आपके जो आपने माइलस्टोन कंप्लीट करने के बाद किया, वो एक्टिविटी या वो स्लैब कंप्लीट करने के बाद की। अगर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है और अगर वैसे आपका पेमेंट प्लान कुछ और है तो उसमें भी आपकी 2 हाँ, वो तो माइलस्टोन वर्ड यूज कर रहा हूँ ना मैं, तभी तो माइलस्टोन माइट बी अ डेट, माइलस्टोन माइट बी अ स्लैब। 2 इंस्टॉलमेंट्स अनुराग भाई, हाँ क्या क्या कहोगे? मैं तो यही कह रहा था कि मतलब इस वाले में तो बिल्कुल सही बात है जो मैम कह रही है, वो तो अग्रीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है पेमेंट प्लान जो है आपके उसके हिसाब से दोगे, अब व्हाटएवर में भी द पेमेंट प्लान 2 डिमांड सेपरेट डिमांड्स रेज होनी चाहिए। वो डिमांड अपने आप में डिस्टिंग्विश होनी चाहिए। राइट राइट राइट। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, मेरे को लगता है अगर आपने सेकंड डिमांड में लिख दिया है कि अगर आप नोटिस फेलिंग व्हिच इफ यू डोंट पे दिस इंस्टॉलमेंट देन इंटरेस्ट शैल बी लेविड, तो मेरे को लगता है आपका ट्रिगरिंग डेट वही हो जाएगी जैसे जो मई वाली डेट थी ना, 8 मई से आप इंटरेस्ट लेवी कर सकते हो। मैं किसी और पे, ठीक है। विनायक भाई, मैं बिल्कुल इस पे एग्री करूंगा। अनुराग जो कह रहा है डिस्पाइट अनुराग हैविंग और बीन पल्लवी जो नोटिस बोले ना इशूड, कि तो इफ इज अ डिस्पाइट पेमेंट हैविंग प्लान, बीन इशूड नोटिस जो है वो कह रहा है कि मैं उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट वाले को ही मानता हूं कि वो नोटिस हो गया, तो आई डोंट नीड टू रेज अनदर नोटिस कि मेरे को ये डिमांड पे करने दो, मतलब मेरे को ये चाहिए। सेकंड वाले में फिर लिखो वो चीज। नहीं, वो तो अक्षिता, अक्षिता ये चीज तो अपन ड्राफ्ट में कर लेंगे ना इनकॉर्पोरेट फिर। भाई अगर ये प्रोसीजर हम शेयर करते हैं क्लाइंट्स को, उसके बाद फिर जो ड्राफ्टिंग बना के देंगे उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। हर
जो आप डिमांड भेज रहे हो उसके सारा वो जो डिमांड नोटिस है उसके अंदर एक बहुत एक्सक्लूसिवली अलग से पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते तो हैं। जैसे हम जब सेकंड डिमांड भेजेंगे तो उसमें हम इंटरेस्ट की बात लिखेंगे कि भाई आप इसमें फेल होते हो तो आप इंटरेस्ट लगेगा। इवन मैं तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें भी इंटरेस्ट की बात तो लिखता हूँ कि भाई एस अगर आप ये इसको करने में फेल होते हो तो एज पर द कम कंडीशन यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। सेकंड में भी लिख दूंगा। जब सेकंड लिखूंगा तो उसमें लिख दूंगा कि दिस विल बी कंसिडर्ड एज नोटिस एज वेल। नो सेपरेट कम्युनिकेशन विल बी इशूड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट। No separate communication shall be इशूड made फॉर द चार्जिंग इंटरेस्ट। and है ना? treat this as a notice. हाँ हाँ, इस तरह से अगर ये सेकंड में लिख देते हैं तो अलग से इशू नहीं करना पड़ेगा नोटिस। In अच्छा, my view इसमें एक also, क्वेरी और है। अच्छा, इसी में ही इस डिस्कशन में एक चीज और है कि अगर मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट देता हूं तो उसके अंदर मैं ब्याज की अमाउंट तो ओपन कर नहीं रहा कि कितना रुपए ब्याज आपको पे करना है। तो वो ब्याज को इंटीमेट करने के लिए भी तो मुझे कुछ देना पड़ेगा ना कि भाई आपका 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000 रुपए ब्याज और हो गया है। तो या तो उस नोटिस का मतलब ये हो गया कि वो नोटिस बताया जा रहा है कि इस बात के लिए कि इतना रुपया ब्याज का और पे करो आप। नहीं तो वो इंटरेस्ट के क्लॉज तो ऑलरेडी मेंशन्ड है ना ईटीएस में। अब वो जानता है, ही इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट। अब वो मैं इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट अमाउंट कैसे अवेयर है? उसको नहीं इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट, अमाउंट का इंटरेस्ट का अवेयरनेस। रेट, रेट तो जानता ही है वो। इंटरेस्ट अमाउंट हम वो उस, मैम सर वो क्या है कि जब मेरे पास लिखा हुआ नोटिस आता है तभी मैं उसका पेमेंट करता हूँ, खुद से कैलकुलेट नहीं करता ना। तो सेकंड डिमांड लेटर दोगे उसमें इंटरेस्ट की रेट लिख देंगे कि भाई इस पे आपका रेट लिख देंगे। और क्या स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखते हैं। अपन ने किया भी है देवी डीएन या मेट्रो में किसी को दिए थे डिमांड नोट्स उसमें interest तो specify है। इंटरेस्ट या अमाउंट तो स्पेसिफाई कर दो या आप लिख दो as per clause this of your ATS. दोनों हाँ, चीजें और फिर नेक्स्ट जब डिमांड रेज होगा, मतलब थर्ड डिमांड जब रेज होगा, उसमें ये अमाउंट लिख देना ऐड करके कि ये लास्ट का इंटरेस्ट अलोंग विद द डिफॉल्ट का अमाउंट है। वो डिमांड में ऐड होता जाएगा। हाँ, हमारे पास इसका फॉर्मेट है दीपक, एक हम तुमसे शेयर कर देंगे देविका। हाँ दे देना, अगर ये कुछ आप लोगों ने इस पे अलग से वर्किंग की है तो। इस पे ये चीज जो अनुराग बोल रहे हैं ना कि आप स्पेसिफिक नहीं लिखना कि एज पर द क्लॉज ये और MCLR प्लस 1%, क्योंकि MCLR ऊपर नीचे हो जाती है। तो अगर आप पहले दूसरे में कर रहे हो और बाद में कुछ और चेंज होता है रेट वैसे ही स्पेसिफाई हाँ करेंगे कि MCLR प्लस 1, तो क्या कभी भी क्वेश्चनेबल नहीं होगा आगे भी कि आपने पहले मतलब नेक्स्ट वापस रिपीट करना, तू कह रही है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट पे जो डिफॉल्ट का नोटिस जाएगा तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का जाएगा तो उस पे रेट स्पेसिफाई कर दे परसेंटेज वाली नहीं, मैं बोल प्रॉपर। रही हूँ एज पर क्लॉज MCLR जो अपना वो है कि MCLR प्लस 1 दैट इज करके जो आपकी रेट है वो आप लिख दो। वो उसी समय स्पेसिफाई कर दी जाए। इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे वो क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने सेकंड में से तो 2% या 3 आप 9% या 10% जो चल रहा है वो चल रहा है, हो सकता है MCLR बढ़ जाए तो 12% हो जाए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो अपन अपना नुकसान थोड़ी करेंगे प्रमोटर में। तो अपन उसको स्पेसिफिकली इस चीज को मेंशन कर सकते हैं उस लेटर में। देविका कौन सा प्रोजेक्ट था जिसके अपन ने पूरा पोजेशन को बनाए थे डॉक्यूमेंट्स? मैम मेट्रो के ग्रीनवुड प्रिस्टीन था, किंग्स कोर्ट था और रॉयल विस्टा था। भेज देना अक्षिता यार, फाइनल कर लेंगे इसमें, है ना? तो पर ये मैं क्या कह रही हूँ, अगर हम वहां पे कोई स्पेसिफिक रेट ना लिखे, हम अगर ऐसे लिख सकते हैं कि एज पर द रूल्स, मतलब हम लोग तो ऐसे ही लिखते हैं ना मैम, हम लोग कोई स्पेसिफिक रेट तो लिखते नहीं, नहीं वो है कि उसका ये MCLR कहना प्लस है ऐसा 1% इसलिए नहीं लिख रहे ताकि अगर बाद में रेट कम होगी तो हमें इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। वो उसी समय रेट ओपन हो जाएगी। और जो MCLR उस वक्त होगी दैट इज चल रहा है वही कर देगा, क्योंकि हर महीने चेंज होती है एमसीएलआर तो, हर 2 महीने 3 महीने में चेंज हो हर 2 जाती है। महीने में चेंज होती है MCLR, बढ़ती है घटती है, तो अपन को दोनों चीजों में वो रहेगा। मैं एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ फ्लो चार्ट पे ही आ जाता हूँ, उसी पे ही ठीक करता जाऊंगा, है ना? तो कहते हैं Mr. X defaulted in payment of installment before 7 April. Mr. X paid the installment before 7 April. पे कर दिया तब तो प्रोसेस एंड, और पे नहीं किया तो फिर मैंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट रेज की, अनदर इंस्टॉलमेंट 5% की, with intimation that if the payment has not been made within 7 days, the interest will be levied on the outstanding amount, है ना? अब अलग अलग सिनेरियोज मैंने बनाए हैं कि अगर वो सारे के सारे इंस्टॉलमेंट 7 दिन के अंदर पे कर देता है तब तो प्रोसेस एंड। अनुराग कहाँ चला गया?
तब तो प्रोसेस एंड। अगर वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 अप्रैल को जमा करता है, 30 अप्रैल का मतलब ये हो गया कि अब मेरे को बताना कि इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ क्या है, आप 30 अप्रैल से समझ रहे हो। फर्स्ट का जो डेट थी वो 7 थी, 7 अप्रैल, और सेकंड डिमांड हमने 1 मई को रेज की थी, तो उसकी भी डेट 7 मई थी। तो इसने क्या कहते हैं, फर्स्ट का डिफॉल्ट किया, फिर सेकंड का जब इंस्टॉलमेंट रेज किया तो फर्स्ट का पेमेंट कर दिया। ठीक। तो इसमें मैंने लिखा है द मिस्टर एक्स हैज नॉट कमिटेड डिफॉल्ट इन पेइंग 2 कॉन्सिक्यूटिव कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स, इसलिए उस पे चार्ज जो है वो हम इंटरेस्ट का नहीं कर सकते। हाँ ओके अक्षिता, हाँ ठीक। है ना। फिर कहते हैं मिस्टर एक्स पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 4 मई एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑन 12 मई। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और 2 कॉन्सिक्यूटिव का डिफॉल्ट 7 तारीख को होता, 7 मई को, तो उससे पहले ही उसने पे कर दिया, तब भी कोई वो नहीं है डिफॉल्ट। यहाँ पे भी ओके, मतलब 7 मई के बाद दोनों डिफॉल्ट कंटिन्यू होने चाहिए, जो मेरा थॉट प्रोसेस है। पर ये डबल हो जा रहा है ना, प्रोविजन पे मतलब वापस आपके आना दीपक। मैंने 2 बार लिखा है ये बात, वो थोड़ा सा हाँ। बस अलग अलग सिनेरियो बनाने के लिए लिखा है और कुछ नहीं। नहीं दीपक, एक बार प्रोविजन पे वापस आना। हाँ, In case of default by allotted under the condition listed above, continues for a period beyond 3 consecutive months after notice. नहीं नहीं नहीं, कैंसिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कैंसिलेशन बाद में आएगा, ये अभी तक तो यही है अपन। ठीक। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव डिफॉल्ट जो है वो तो 7 मई को होंगे ना, हाँ जब हाँ सेकंड डिफॉल्ट भी हो जाएगा। तो सेकंड डिफॉल्ट से पहले अगर उसने 1 रुपया भी दे दिया, मतलब 1 रुपया तो नहीं, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो फिर वो डिफॉल्ट रहेगा। अब ये एक सिनेरियो मैंने बनाया था, अब मिस्टर एक्स पे पार्ट पेमेंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10% की थी, उसने 7.5% पे किया। तो इसमें मेरा लॉजिक ये है कि ही हैज डिफॉल्टेड द इंस्टॉलमेंट, मतलब अगर वो कंप्लीटली इंस्टॉलमेंट पे कर देता है तो उसने इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट नहीं किया है। डिमांड अगर 1 लाख की थी और आप 75,000 दे रहे हो तो यू हैव डिफॉल्टेड। डिफॉल्टेड का मतलब 1 रुपया भी ना देना, डिफॉल्ट करना होता है। तो मिस्टर एक्स हैज कमिटेड ए डिफॉल्ट ऑफ पेइंग 2 कॉन्सिक्यूटिव डिमांड, और एक सिनेरियो हो गया कि उसने पे ही नहीं किया कुछ भी, तो एलिजिबल टू चार्ज इंटरेस्ट एंड विल इशू ए रिटन नोटिस इम्पोजिंग इंटरेस्ट। यहाँ पे आप लोग कह रहे हो कि दीपक सर ये इंटरेस्ट नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है, डीम ये कह रहे हो? हाँ। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जहाँ पे उसने 75,000 पे कर दिया है, तो हाँ, इंटरेस्ट जो लगेगा वो किस अमाउंट पे लगेगा? बाकी जो 25,000 प्लस जो मेरे को रिमेनिंग। लगता है कि 25,000 पे लगेगा। किसी का अलग व्यू है तो बताओ। नहीं, आई एग्री विद दैट, क्योंकि उसी पे लगना चाहिए 75, तो उसने दे दिया ना, बचा 25 के ऊपर ही इंटरेस्ट अमाउंट लगना चाहिए। जो जो पैसा नहीं आया तो उस पे लगना चाहिए बेसिकली ब्याज। अनपेड। आ, आगे चले। हाँ आगे। आगे भाई एक बार मैं रिपीट कर दूं थोड़ा सा, ये लास्ट वाला रिपीट कर रहा हूँ। इसमें मैंने ये बोला था कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जो डिफॉल्ट है वो 7 मई को होना है। 7 मई को जैसे ही है तो 2 कॉन्सिक्यूटिव का डिफॉल्ट हो जाएगा। उससे पहले मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पार्ट पेमेंट कर दिया तो भी वो डिफॉल्ट ही माना जाएगा। और क्या कहते हैं, इसमें देविका का क्वेश्चन था कि फिर इंटरेस्ट किस पे लगेगा, तो वो अनपेड अमाउंट पे लगेगा। उस पे कोई अलग व्यू तुम्हारा? नहीं, अग्रीड। आगे चले। हाँ। अब अब यहाँ पे आप लोगों का ये कहना है कि रिटर्न नोटिस इम्पोजिंग इंटरेस्ट बिफोर चार्जिंग एनीथिंग, ये वाली चीज नहीं आएगी। नहीं आनी चाहिए, ठीक लॉस है, करता प्रमोटर को 1 महीने के और इंटरेस्ट का। फिर नहीं इंटरेस्ट का नहीं, मैं तो 7 डेज दे रहा हूँ। अच्छा इसमें ये तो, अच्छा ये एक मैं बीच में भूल गया पूछना, मैंने ये डिमांड में लिखा है कि आपको 7 डेज में देना है ऑन द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डिमांड नोट। तो उसमें तो कोई लॉ का वायलेशन है नहीं, कितने दिन में भी मांग सकता हूँ, 7 दिन, 15 दिन, हाँ हाँ, है ना। उसमें तो कोई कहीं पे रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि आपको 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा या 50 दिन का देना पड़ेगा। नहीं नहीं फिर 7 डेज लिखा है मैंने, 7 डेज रीजनेबल टाइम होता है। अब मिस्टर एक्स कमिटेड डिफॉल्ट, ये तो अब यहाँ पे फिर क्या करें, ये 8 तारीख को फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था मिस्टर ए विल इशू नोटिस ऑन 8 मई कि आप जो है 7 दिन में पैसा जमा कराइए।
MCLR plus 1% फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, यानी कि जब तक आप पे करोगे उस दिन का डेली ब्याज चलता जाएगा। फर्स्ट ड्यू डेट हो जाएगी 7 अप्रैल और सेकंड ड्यू डेट हो जाएगी 7 मई। तो इस पे मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि फिर हम उसको इंटरेस्ट कैसे भेजें, उसको कैसे बताएं कि इंटरेस्ट इतना लगेगा अगर हम उनको लिखित में नहीं भेजते हैं तो। मतलब अब बीच में एक नोटिस भेजने की बजाय अपन ऐसा नहीं कर सकते कि अपन जब नेक्स्ट इंस्टॉलेशन दे रहे हैं तब तक जब या तो वो खुद आगे कर दे तो ठीक है तब तक का ले लो, वरना जब अपन सेकंड डिमांड जो उसका नेक्स्ट डिमांड जो भी रेज करेंगे उसके अंदर उसका इंटरेस्ट अमाउंट जोड़ के उसको बता देंगे कि एज पर दिस आपका ये इतना इंटरेस्ट और है तो आपकी इंस्टॉलेशन की इतनी ये अमाउंट आपका इंटरेस्ट का थर्ड इंस्टॉलमेंट पे मतलब थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए अब उसको इंटरेस्ट हमने बताया ही नहीं एक तरीके से, हमने तो सर सिंपली एक पॉइंट और भी है कि अपन ने जब सेकंड वाले डिमांड का जब अपन ने नोटिस दिया अपन ने उसको उसी वक्त बता दिया कि फेलियर ऑफ सच कैन आपको ये इंटरेस्ट रेट आपको देनी पड़ेगी MCLR दैट इज इतना, और वो आपके नेक्स्ट उसके अंदर ज्वाइन हो जाएगा। आप बीच में जब भी चाहो आप पेमेंट कर सकते हो, वही स्टॉप हो जाएगी। अपन इस चीज को क्लेरिफाई कर सकते हैं ना, क्योंकि बीच में एक नोटिस भेजना कि आप जब तक दोगे नहीं ये होगा वो होगा, उससे बेहतर है अपन तो एक ही नोटिस में सब कुछ कर दे और जिस दिन से उसका डिफॉल्ट हो गया 7 तारीख है तो 7 तारीख से 8 तारीख से चालू हो गया उसका इंटरेस्ट। अब जब तक वो खुद आकर के नहीं देता तब तक उसका इंटरेस्ट चल रहा है उसको, और वो नेक्स्ट उस तक भी नहीं देता तो पूरे महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको नेक्स्ट डिमांड के अंदर रेज करो। आप किसी और का कोई अलग ओपिनियन उस पे? इंस्टॉलमेंट वो तो इन दोनों को प्लस करके उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा क्योंकि उसका पीरियड अलग है, उसका डेट अलग है, इसका डेट अलग है, वो पूरा एक एक करके ओपिनियन ले लें, उन्नति ज्यादा सही रहेगा। सर एक मेरी छोटी सी क्वेरी थी कि जैसे हाँ। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे रहेगा। मान लीजिए पहली इंस्टॉलमेंट से उसने 75 लाख रुपए आपको दे दिए, 25 लाख रुपए नहीं दिए, दूसरी इंस्टॉलमेंट उसने पूरी नहीं दी, अपन डिफॉल्ट मान रहे हैं इस केस के अंदर। अमाउंट बचा मैम जो अनपेड अमाउंट है उस पे ब्याज लगेगा बेसिकली, सिंपल। 25 लाख का अलग कैलकुलेट होगा ना, बचे हुए सेकंड मतलब जैसे 7 अप्रैल को उसको ब्याज 7 अप्रैल को उसको ड्यू उसका डिफॉल्ट था, उसने 10 को दिया। टोटल अमाउंट का इंटरेस्ट पहले से थोड़ी चार्ज कर रहे हो आप, दोनों अमाउंट को ऐड कर लो 8 में से आप उससे चालू करोगे। पर आप तो इंटरेस्ट लेवी तब से ही कर सकते हो ना जब से सेकंड डिमांड को उसने वो किया डिफॉल्ट। मैं आज से दोनों का इंटरेस्ट क्यों चालू करूंगी? मतलब फिर ये एक मेन क्वेश्चन है, ये डिसाइड करो पहले। आप तो यही कह रहे हो ना 8 मई से इंटरेस्ट देगा, ये लोग कह रहे हैं 8 फर्स्ट मई से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जो इंटरेस्ट लगेगा वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का तो लगेगा 7 अप्रैल से डेट ऑफ पेमेंट तक, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का लगेगा 8 मई से 7 मई से डेट ऑफ पेमेंट तक। अच्छा ये श्योर है मतलब डिफॉल्ट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज 7th अप्रैल। दीपक एक बार हाँ। प्रोविजन पे वापस आना। हाँ एक मिनट ना, ये रहा प्रोविजन। promoter on the unpaid amount. मेरी पर्सनल हिसाब से डिफॉल्ट होना चाहिए। नहीं लगता तो डिफॉल्ट से ही यूजुअली, पर जब डेरा रिफंड ऑर्डर करता है ना तो करना तो डेरा को ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट से ही जब अलॉटी ने पैसा दिया, अलॉटी 2013 से पैसा जमा करा रहा है वो डेट ऑफ प्रदर्शन से करता हूँ। तो राजस्थान में भी तो नहीं कर रही है नहीं क्यों एक रेरा में अभी डेटा आपको डिपॉजिशन से हरियाणा के डेट ऑफ वरना आज तक यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, हरियाणा का केस है उन्होंने डेट ऑफ डिपॉजिशन से इंटरेस्ट दिया था अलॉटी को, जो अपन ने अपने केस में भी लगाया था भंडारिया में।
दीपक आ जाओ नीचे आके। मतलब ये वाला पूरा जो क्वेश्चन है इसमें फिर मैं ये चेंजेस डालूं कि आपको 8 तारीख से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। जब भी आप पेमेंट करेंगे तो आप विद ब्याज करेंगे। अब वो विद ब्याज का जो इंटीमेशन है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट में दे दिया गया है, वो आपको कैलकुलेट करके पे करनी पड़ेगी। नहीं आपको नहीं, आप उसमें लिख दो सेकंड में कि मतलब एज ए प्रमोटर मैं उसको कैसे बताऊं तेरा इतना रुपया ब्याज हो गया है? मेरे को नहीं लगता कि ये सारे बैठ के कैलकुलेट कर पाएंगे। जब आप नेक्स्ट इंस्टॉलेशन जब आप थर्ड डिमांड नोट दोगे ना उसको, उसमें हाँ। आप एक कॉलम दोगे प्रीवियस इंस्टॉलमेंट और प्रीवियस इंटरेस्ट ड्यू। और वो जो इंटरेस्ट होगा वो डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, डेट ऑफ लेटर तक का होगा, है आप ना? उसको कि आज आज तक का तक। तो बता दोगे कि आज तक का तो तुम्हारा इतना ड्यू हो गया है, और जब हाँ। पेमेंट करोगे तब तक वो कैलकुलेट होता रहेगा। नहीं, वो ऐसा मेरे को लगता है जब लिखित में किसी को कुछ दे रहे हो और एक समय दे रहे हो तो उस पीरियड तक तो फिर कुछ कैलकुलेट नहीं होता अगर वो विद इन पीरियड जमा कराते। जैसे वो पीरियड क्रॉस हो जाता है वो पीछे से कैलकुलेट होने वापस शुरू हो जाता है। ये नहीं समझी मैं, सर वापस बताइए। अरे ये कह रहे हैं कि थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया, उसमें 7 दिन का टाइम दिया, तब तक तो कैलकुलेट नहीं होगा वो तीसरे का। तीसरे का नहीं होगा, फिर हाँ, फर्स्ट सेकंड का भी नहीं होना चाहिए ना। अगर आप लिखित में उसको बता रहे हो 1 लाख रुपए दे दे, वो कल आया तो 1,01,000 लेके आएगा, परसों आएगा तो 1,02,000 लेके आएगा। महीने पहले करना था उसको, तुम और 7 दिन का टाइम दोगे। 7 दिन का टाइम तो नहीं, लेकिन एक इंटरेस्ट उसको लोग पॉज पीरियड तो दूंगा ना अगर लिखित में दे रहा हूँ तो। वो 2 दिन बाद आया तो 2,000 एक्स्ट्रा लेके आएगा, ये लॉजिक तो हुआ नहीं ना। क्यों नहीं हुआ? पर डे का होगा। इंटरेस्ट तो लगेगा। रवि सूर्यन की केस में भी यही आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। Obviously तुम 7 दिन का भी इंटरेस्ट लोगे, इंटरेस्ट थोड़ी नहीं, मैं लोगे। ले रहा हूँ, मतलब अगर वो पे कर दे रहा है तो अच्छा, तो उसमें ऐसा मेंशन नहीं करते कुछ भी, या तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में और क्या। क्यों मेंशन नहीं करेंगे? उसको इंटरेस्ट का अमाउंट बताओगे कैसे? आप इंटरेस्ट का अमाउंट बता के और कंटिन्यू टिल द डेट ऑफ पेमेंट लिख दो कि इतना ही इतना परसेंट इंटरेस्ट जो मेट्रो है प्रीवियस इंस्टॉलमेंट ड्यू और प्रीवियस इंटरेस्ट ड्यू वाली चीज। ठीक है। सुन पा रही है देविका? मैम कह रही थी कुछ किसी एप्लीकेशन में भी लगाया। देविका, हेलो अपन ने एक डिमांड लेटर में लिखा था प्रीवियस आप इंस्टॉलमेंट। थोड़ा इसके पास बोलिए ना, माइक के पास, बिल्कुल सुनाई नहीं। अब आ रही है? हाँ हाँ। अपन ने एक में लिखा था प्रीवियस इंस्टॉलमेंट ड्यू और प्रीवियस इंटरेस्ट ड्यू करके एक डिमांड लेटर में मेट्रो या मेट्रो का वो एक बार ग्रुप पे शेयर कर देना। ठीक है। और उसमें आप वो वाली लाइन ऐड करवा देना। एक बार इंटरेस्ट वाला कॉलम फाइनल हो जाए फिर कैंसिलेशन पे चलते हैं। हाँ, कंटिन्यू टिल द पेमेंट ऑफ कंटिन्यू टिल द पेमेंट इतना परसेंट आपका हर दिन का जुड़ता जाएगा। और एक अक्षता यार, ये इस मीटिंग के बाद जो भी ड्राफ्ट अभी लेटेस्ट बने हैं इस रिगार्ड में वो दे देना, तो हम हमारे सारे अब ड्राफ्ट चेंज कर लें अकॉर्डिंगली। देविका कर रही है शेयर तुमसे। ओके। क्योंकि जो मेन वो जो आप बोल रहे थे कि बीच में एक नोटिस दे, मुझे वो नोटिस देने का सेंस तो नहीं लगता। बाकी एक बार अपने सब व्यू बता दूं। मुझे यार वो जब ये वर्ड लिखा है डिस्पाइट हैविंग बीन इशूड नोटिस इन दिस रिगार्ड, वो तो मैंने कर दिया ना। वो तो जब तो वो अपन डिमांड लेटर की है ना। उसको नोटिस कंसीडर कर लो। डिमांड का नोटिस बना दो। वरना फिर अगर ऐसा भी है तो 7 दिन के बाद एक नोटिस भी चिपका दो यार। 7 दिन में तो प्रमोटर का नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है अनुराग भाई, एसओपी फाइनल कर रहे हैं। वो एक्स्ट्रा में तो मैं लगा दूंगा, उसकी कोई दो राय नहीं है। एक एसओपी फाइनल कर रहे हैं तो वो एकदम प्रॉपर एज पर लॉ होनी चाहिए कि सबका ओपिनियन क्या है उस हिसाब से होनी चाहिए। ये भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक बार ये मेरी बात पूरी पूरी पढ़ दूं जो मैंने लिखा था, है ना। By reading the line, despite having been issued notice in this regard, we can say that promoter has to issue a written notice imposing interest before charging anything. In the given case, XYZ Limited will issue a notice on 8 तारीख
a day after default of the second installment, जी instructing the allotee to deposit the fund within 7 days, that is before 15th. दीपक अपन हाँ अपन फ्लो चार्ट पे थे हाँ, मतलब ये वही है, वो दोनों इसको नहीं एक बार फ्लो Q&A पे चार्ट पे आ जाओ ना अपन उसी को फाइनल एक्चुअली वहां पे ना ये पूरी लिखी हुई नहीं है, मैं उस आ जाता हूँ, बस ये एक बार पूरा पैराग्राफ रीड कर दूं। ड्यू डेट टिल फ्रॉम द ड्यू डेट टिल एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, यानी कि फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 7/4 से और फॉर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट 7/5 से। Now if the allotted defaulting in payment of the due amount as stated in the notice, the demand notice on 15 will be issued. तो ये वाला चीज भी हट जाएगी, जो मैं डिमांड नोट 15 तारीख को इशू कर रहा हूँ, ये मैं एक सेपरेटली ऐड किया था, अलग से कोई डिमांड नोट उस दिन भी नहीं होगा। इशू करने में से कोई वो नहीं है, आपका बोनाफाइड प्रूव हो रहा है कि आपने एक क्लेम से रिमाइंडर और देख के आपके केस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जस्ट इन केस अगर आप लिटिगेशन में जाते इन एवरीथिंग डेज ऐसा भाई अनुराग भाई, हैं। एक सेकंड वापस दिखाना सर। कंसर्न है ये आदमी, इसकी फोन के पैसे लेना शुरू कर दे अब, ठीक है, हाँ फोन उठाने के। आप अपन फ्लो चार्ट पे कैसा फ्लो चार्ट पे आ जाए वापस। हाँ फ्लो चार्ट से चलते हैं वापस से। तो ये वाली चीज एलिजिबल टू चार्ज द इंटरेस्ट पर यहाँ तक क्लोज कर दूं क्या, इसको इसको हटा दूं पूरे को। हाँ मतलब चार्जिंग एनीथिंग तो क्यों बोल रहे हो, अपन तो उसके अंदर ही लिख देंगे कि हम इम्पोज करेंगे अगर आपका फेलियर होता है तो। अपन ये क्यों बोलेंगे जब तक हम नोटिस नहीं देंगे तब तक आप हम आपसे कुछ चार्ज नहीं कर सकते, अपन क्यों इस चीज को उनको यहाँ पे देख, यहाँ पे इंटीमेशन के साथ साथ स्लैश करके नोटिस डाल रहा हूँ, है ना, दैट ये अमाउंट नीचे चला जाता है क्या तान्या, ये जो है जैसे ही कुछ ऐड करो तो वो उसके बॉक्स के Yes, नीचे sir. चला जाता है। अच्छा, तो ये यहाँ पे नोटिस डालना रहेगा, ठीक है। Okay. तो यहाँ पे नोटिस वर्ड ऐड कर देते हैं, ये जो बनाया है इसके अंदर एक नोटिस वर्ड की पैराग्राफ ऐड कर दूं, जो इंटीमेशन होगा उसमें लिखा जाएगा कि ये नोटिस है, मतलब ये इसके अब इसके बाद इंटरेस्ट के लिए सेपरेट नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, इस बात ये बात अपन मेंशन कर देते हैं। दीपक सर इसका टाइटल रख देना डिमांड कम नोटिस, डिमांड कम नोटिस, ठीक तो है, क्या दोनों चीजों पे कंसिडर हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये हो गई यहाँ पे क्लोज। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये वाला पूरा पैराग्राफ, तीनों 1, 2 और 3 चेंज हो जाएंगे, है ना। एबीसी विल इशू नोटिस ऑन 8 तारीख हट जाएगा, फिर फर्स्ट ऑन 10th में। ये एक मैंने एक और सिनेरियो बनाया था कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 को पे कर देता है, सेकंड 12 को पे कर देता है, तो भी एलिजिबल है चार्ज करने के लिए इंटरेस्ट, क्योंकि दोनों डिफॉल्ट के बाद हुई है ना। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात कर दूं क्या यहाँ पे सीधा सीधा, कि थर्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर आप सारा अमाउंट कैलकुलेट करके उसको भेजोगे। यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट रेज करेंगे तब आप पुराने वाले इंटरेस्ट को लिख के क्वांटिफाई करके भेज देंगे। इसको हर जगह तुम सजेस्टिव वो करना, क्योंकि तुम्हारे पैसे के ले लेंगे भाई। एक्चुअली ना यार चिता मैंने सर एक इलस्ट्रेशन वर्ड क्वेरी यूज थी, किया है। सर एक क्वेरी थी, अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट फॉर एग्जांपल 4-5 मंथ्स बाद हो तो तब तक हम वेट करेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट बताने में। नहीं तो तुम्हें बीच में देना होगा। उस वो क्युमुलेटिव होता रहेगा, बीच में या तो एक रिमाइंडर दे देंगे। अक्षिता यहाँ पे या तो एक पैराग्राफ नीचे लिख दूंगा कि ये सजेस्टिव है, प्रैक्टिस ऐसे जब सर्कुलेट करेंगे। क्योंकि जो तुम लास्ट लाइन में लिख रहे हो ना टैक्सेस वाला, क्योंकि वो एक्ट कहीं नहीं बोलता, और आई वुड सजेस्ट तुम वो चीज हटा दो। रिफंड के केस में हाँ अपन को खुद से नहीं देना चाहिए, क्लाइंट टू क्लाइंट अपन सजेस्ट कर सकते वो, हैं। मतलब रिटर्न में आप पब्लिश मत करो इस चीज को, कौन सी लाइन? फर्म के नाम से अपन ये नहीं कर सकते कि ऐसा ऐसा। और यूजुअली चलो कोर्ट्स भी ऑर्डर नहीं करती है, कोर्ट ऑर्डर करती है रिफंड, बट एक्ट कहीं लॉ नहीं कह रहा डायरेक्टली, तो अपन
नहीं एक्चुअली चलो मैं इन लार्ज सर्कुलेट नहीं करता, लेकिन क्या है कई क्लाइंट्स मांगते हैं। प्लस जब हमारा रेरा का रजिस्ट्रेशन होता है तो हम एक पूरी एसओपी ईमेल करते हैं कि ये तो चीजें आपको। अगर आप टैक्सेस वाली बात जैसे फॉर एग्जांपल लिख रहे हो ना, तो उसमें आप मतलब एक नोट टाइप डाल दो कि मे डिडक्ट, एक्ट कहीं स्पेसिफाई नहीं करता, मतलब आप खुद से लिख के मत दो कि टैक्सेस और वो सब डिडक्ट करके। सजेस्टिव वाली बात जो डिस्क्लेमर लगाते हैं वो डाल दें नीचे। नहीं, वो एक जनरल डिस्क्लेमर से नहीं होगा ना दीपक। सर क्या है मैं बताता हूँ, ये जैसे जो डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर करा है ना, ये बढ़िया डॉक्यूमेंट है, अपन इसको क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं अपन इसको। बट फिर पब्लिक पोर्टल पे जाएगी, और अगर पब्लिक एट लार्ज अगर इसको देखती है तो आप ऐसी कोई चीज नहीं लिख सकते हो ना जो लॉ खुद ही नहीं कहता। द पॉइंट इज दैट अगर आप प्राइवेटली किसी को सजेस्ट कर रहे हो तो आप यू सजेस्ट एवरीथिंग। तभी तो इसको फिर इतना डिस्कस करके अपन क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं ना। वो तो चलो अच्छी बात है कि कि मैं मतलब एज जो हम इंस्टॉल भाई बाद में एक्चुअल में क्या होता है, बंदा एक इंस्टॉलमेंट के बाद ही ब्याज लगा दे, 18% ब्याज लगा दे, दैट इज अ सेपरेट थिंग। हम जो जैसे अपन ने अक्षता एसओपीज डाल रखी है यार पोर्टल पे, सजेस्टिव डिस्क्लेमर्स डाल रखे हैं पोर्टल पे। तो अपन हर पॉइंट पे सजेस्टिव लिखते हैं ना, जैसे तुम टैक्सेस वाली बात इसमें लिख रहे हो ना, मैं स्पेसिफिकली उसके लिए बोल रही हूँ कि तुम खुद से लिख के मत दो। टैक्सेस हाँ, टैक्सेस की बात कहाँ लिखी है? अरे रिफंड वाले केस में कि जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन है वो आप रिफंड नहीं करोगे, ये वो नहीं वो कहाँ लिखा है? वो लॉ में लिखा हुआ है ना मेरे केस में तो। नहीं, कहाँ लिखा हुआ है आपके केस में लॉ में? लिखा होगा तभी मैंने लिखा होगा यार, या तो कॉपी किया है। मेरे को नहीं लगता किसी पे भी लॉ में लिखा है। हाँ मतलब हमारे यहाँ तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। ये रहा ना, इंटरेस्ट अमाउंट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, ये एक्ट में लिखा है। है ना दीपक, हाँ टैक्स नहीं है ना। स्टैट्यूटरी डिडक्शंस कहाँ लिखा हुआ है? टैक्स या कोई भी और स्टाम्प ड्यूटी वगैरह ये वो। मैंने भी कहाँ लिखा है, ये देखो कहाँ लिखा है। आपका फ्लो चार्ट खोलो, फ्लो चार्ट खोलो। सबसे नीचे आ जाओ। बता। Refund the balance amount deducting booking amount, interest and taxes within 45 days. लास्ट, ये वाला एकदम लास्ट, हाँ, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये टैक्सेस हटा देता हूँ ना। हाँ हाँ, यही कह रहे हाँ थे। तो हाँ तो इतनी सी बात ही बता देती ना मेरी माँ। कुछ तो बोल रहे थे। वहां तक तो पहुंचा भी नहीं था मैं अभी वैसे भी। और जो फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हो ना तुम, इसमें क्लॉज 9.3 ऑफ ATS रूल्स 2018, आई गेस वो क्लॉज नहीं बोलेंगे, क्लॉज तो अग्रीमेंट का होगा ना, रूल्स में एक अग्रीमेंट स्पेसिफाइड होगा, उसका क्लॉज होगा। नहीं, क्लॉज कहाँ पे कह रहे हो आप? क्लॉज 9.3 ऑफ ATS रूल्स 2018, ये ऐसे ही बोलते हैं। ATS रूल्स थोड़ी है। मैम ATS ऑफ ATS क्लॉज तो यही आएगा, क्लॉज 9.8 ऑफ ATS। ऑफ ATS रूल्स 2018 में आएगा। उसका क्लॉज 9.3 है। ATS रूल्स नहीं है ना। ATS दिख रहा है क्या, स्क्रीन दिख रही है? पर दीपक, a draft of agreement specified in ATS rules, उस agreement का clause 9.3 है, rules का clause 9.3 थोड़ी है। मैम ये एग्रीमेंट फॉर सेल का रूल ही है। द रूल्स में बी कॉल्ड उत्तर प्रदेश रेगुलेशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट फॉर सेल रूल्स 2018। रूल 1 क्या बोलोगे, जो ये लिखा हुआ है agreement for sale lease है ना, रूल 1 का सब रूल 2 बोलेंगे, समझते हैं सही? सब रूल ठीक है, अब नीचे अब ऐसे तुम्हारा रूल 9.3। चैप्टर 1 जो है वो प्रिलिमिनरी है, चैप्टर 2 के अंदर एग्रीमेंट फॉर सेल है। ATS prescribed under rule 2018 आएगा सर, prescribed word आएगा before that rule कि clause 9.3 of ATS prescribed under rule 2018। एटीएस और प्रिस्क्राइब अंडर एटीएस रूल्स कर दूं? हाँ सर, ठीक है, ATS मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। इस फॉर्म ही कर देंगे, उसमें कोई इतना बड़ा बात नहीं है यार। डन। वापस फ्लो चार्ट पे आ जाते, लास्ट क्या बच रहा था? हाँ, मिस्टर एक्स डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ नोटिस, ये वाली सारी बात हट जाएगी है ना। अब इफ डिफॉल्ट कंटिन्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months टिल 15 अगस्त, 15 अगस्त की जगह मैं इसको अब कर दूं 8 मई प्लस 3 महीने।
या 7 मई? 7 मई या 7 अप्रैल? 7 मई माना जाएगा ना? 7 अप्रैल, 7 मई और फिर अप्रैल आगे माना जाएगा। 7 मई से 3 महीने हर हुआ ना अमाउंट का अलग अलग चालू हो रहा है। सर। डिफॉल्ट कंटिन्यू, डिफॉल्ट तो मेरा सेकंड डिफॉल्ट वो होगा ना, एक सेकंड। कैलकुलेट होगा ना, अगर मई में डिफॉल्ट बाय अलॉटी अंडर कंडीशन लिस्टेड अबव कंटिन्यू फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 3 consecutive months। नहीं 3 महीने है नीचे वाली कंडीशन में की बात कर रहे हैं ना। अप्रैल मई जून हो गया फिर तो सर, अगर कैंसिलेशन वाली बात पे जा रहे हो। नहीं सर, डिफॉल्ट जो है अंडर कंडीशन लिस्टेड अबव, अबव यानी कि अबव जो डिफॉल्ट है वो तो 2 consecutive का डिफॉल्ट है ना। हाँ सेकंड तो वो दूसरा वाला जो इनकर हुआ है वो तो 7 मई को हुआ है। और फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 3 मंथ्स है, तो नीचे की लैंग्वेज चेंज करना। अपन ने लिखा है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, उसको बियॉन्ड करना। मुझे कह रही है वो कि डिफॉल्ट होने के हाँ। बाद 3 महीने और वो हाँ। अगस्त ऐसा ये तो अगस्त क्यों ये अबाउ देख, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से अबाउ लिस्टेड अबाउ जो है वो वर्ड का मतलब हो गया कि सेकंड इंस्टॉलमेंट। 2 महीने बाद 2 नोटिस का कैंसिल नहीं कर सकता नहीं, उसके बाद 3 2 महीने नोटिस के बाद कैंसिल नहीं क्या 3 महीने और अब लिस्टेड अबाउ का मतलब हो गया सेकंड इंस्टॉलमेंट, और वो 3 महीने डिफॉल्ट रहती है, तो 7 मई से 3 महीने, मई जून जुलाई अगस्त। हाँ तो उसके बाद मुझे 2 कॉन्सिक्यूटिव डिमांड के बाद एक नोटिस देना पड़ेगा आफ्टर नोटिस। नहीं वो उस पे आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। तो पहले तो डेट तो फाइनल होगी कि 7 अगस्त रहेगी, 7 या 8 अगस्त मतलब। 5 महीने काउंट कर लो ना, अप्रैल पूरा मई पूरा। डिमांड्स पहली मेरी अगर उसमें भी गैप, अगर मेरा 5 महीने का प्लस ये 3 महीने और हो जाएंगे। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, अपन तो बहुत फर्स्ट की डिफॉल्ट कर दी, सेकंड की दी, थर्ड की डिफॉल्ट कर दी, मतलब बैठे इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं कर सकते, कैंसिल भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ मतलब पहली नहीं दी, दूसरी दे दी, तीसरी नहीं दी। तो क्या करोगे फिर? ये तो वो है ग्लिच। मैं वही तो बोल रही हूँ, अपन तो बहुत हैप्पी सिनेरियो देख रहे हैं कि 1 महीने दूसरे महीने फिर डिमांड रेज हो गई, क्योंकि हाँ, डिमांड वो 4-4 महीने का डिफरेंस हो तो यार, तो एज पर लॉ तो आपको वेट करना ही पड़ेगा ना। बट देखो यूजुअली तो देखो ऐसा होता है, मतलब ही आपको 4 महीने बाद दूसरी डिमांड रेज करनी है। सेकंड देगा, सेकंड ऐसा तो नहीं पूरा दे देगा, वो पार्ट पेमेंट करेगा, दैट इज द डिफॉल्ट। मैं मतलब कर रहे हैं मान लीजिए बात हो कि लॉजिक बताओ कि क्या कैसे चल रहा है, नहीं कैसे मैम नहीं चल रहा है। एक चीज बताऊं, ये मतलब 1 आउट ऑफ 100 वाला सिनेरियो होगा। पर फिर भी ये तो बहुत ज्यादा पेन है ना बीच ऑफ बिल्डर। मेरे को तो ये 8 मंथ या 9-10 महीने। मैं एक चीज बोलना चाह रही थी, जैसे कि अब जो मैम ने बोला कि फर्स्ट नहीं दी, सेकंड दे दी और थर्ड नहीं दी, पर जैसे कि डेट ये है उसके बाद अगर मैं डिफॉल्ट करती हूँ तो मुझे हर महीने का कंटिन्यू तो नहीं बोल रही, जैसे मैम बोल रही है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दी, सेकंड दे दी और थर्ड नहीं दी, तो अपन सेकंड को क्यों मानेंगे? अपन तो मानेंगे ना कि फर्स्ट दी है उसने, जब वो सेकंड का पेमेंट करने आ रहा है तो अपन बोलेंगे कि वो हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही होगा। दे दी। अच्छा वैसे तभी सेकंड देगा। हाँ कि वो दूसरा फिर उसको दूसरा देना है, अगर जस्ट इन केस ऐसा होता है कि वो डिले करना है वो, पर उसमें सेकंड टाइम नहीं करती, थर्ड पे वापस डिले करती। फिर फोर्थ में कर दी, फिर ऐसे तो फिर वो एक इंटरेस्ट मरेगा बिल्डर का, और तो कुछ नहीं हो सकता। अब ये लॉ कहीं ना कहीं तो प्रमोटर के अगेंस्ट है ही ना थोड़ा सा, बट ऑनरेस उधर इसने मना नहीं कर दी कि आपको डिफॉल्ट, पर मुझे भी तो साइमल्टेनियसली इंटरेस्ट जैसे जैसे डिले होता जाएगा देता जाएगा। कैंसिलेशन के लिए भी मुझे कॉन्सिक्यूटिव डिमांड मान लो मेरे यूजुअल कोर्स में फर्स्ट लेवल मींस पर कॉन्सिक्वेंस फर्स्ट है तो वो तो बिना उसका काम कर लेगा नहीं, और उसका खाना भी क्यों मिलेगा। बट इसमें क्योंकि ये बहुत हैप्पी सिनेरियो है कि एक महीने की डिमांड्स हो रही है, कंस्ट्रक्शन स्लैब डलेगी, फिर सेकंड स्लैब डलेगी और थर्ड स्लैब डलेगा, और अगर सेल्फ फाइनेंस है तो पहले इनका पेमेंट आएगा, उसके बाद फाइनेंसिंग इसमें प्रोजेक्ट के अंदर चालू होगी, तो हर प्रोजेक्ट माइक्रो लेवल नहीं चल पाती ना आपकी, आपका थर्ड फ्लोर पे है वो हमेशा प्रॉब्लम आती है, वो चीज मेरा सेकंड फ्लोर पे मैं नहीं दे रही तो आपकी भी नहीं बनेगी ना। नहीं
वही कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ही होता है, उसका भी बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सेल्फ फाइनेंसिंग तो गलती है। पहले पैसे दे देते हाँ। हैं कि स्लैब डलने वाली ये है। अब वही हम डिस्कस कितना भी कर ले, दिस इज अनफेयर बट दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है दीपक। बट इसमें से जो बेस्ट निकाल सकते हैं वो ये है कि आप उसको डिमांड वाले के लिए उसी टाइम नोटिस दे दो। हमारा तो पर्पस ये है कि हमारा आगे 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 चले। हमारा तो पर्पस ये है कि प्रमोटर कंप्लाई करके चले, दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज द लॉ। नहीं ऐसे नहीं, आगे चले इसमें। हाँ जी जी। हाँ, तो इसमें आपको 7 तारीख को क्या कहते हैं 3 महीने हो जाएंगे। Then ABC will issue a notice of cancellation asking Mr. X to pay the remaining dues along with interest within 30 days. And if Mr. X failed to do so, ABC will cancel the unit and refund the balance amount after deducting interest and booking amount within 45 days. अब इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि जो इंटरेस्ट उसने अभी तक कैलकुलेट किया है वो वाला पूरा इंटरेस्ट वो डिडक्ट कर लेगा सर, बुकिंग एक बार अमाउंट। प्रोविजन पे जाना कैंसिलेशन वाले 1 सेकंड के लिए बस। हाँ, In the case of the default of the allotted and the promotion listed of the continuous for the period from this executed after the notice of the promoter and this regard the promoter after the notice तो सर अपन 30 दिन क्यों दे रहे हैं? कहीं स्पेसिफाइड थोड़ी है। अच्छा, एटलीस्ट टर्मिनेशन एटलीस्ट 30 days prior to। हाँ, by promoter may cancel the allotment in favor of the allottee and refund the money paid by him after deducting booking and interest liability. Promoter must be not in the default. Promoter terminate at least 30 days prior to such termination. इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। अब इसके अंदर मेरे को थोड़ा सा है ना और एलेबरेट करना है। आप मेरे को कुछ 1-2 सिनेरियो बता सकते हो कि भाई वो 30 दिन के अंदर उसने कुछ पैसा दे दिया तो क्या होगा, या जिसको मैं थोड़ा और एलेबरेट कर दूं कैंसिलेशन वाले क्लॉज को। मेरा इसमें एक डाउट है। इन हाँ। ये जो पीरियड ऑफ 3 months है तो इसमें वो दूसरे जो उसके इंस्टॉलमेंट्स एज पर द पेमेंट प्लान होंगे तो वो तो रेज करता ही रहेगा ना। सॉरी, तो जब आप कैंसिलेशन प्रोसीडिंग कर रहे हो तो डिमांड क्यों रेज करोगे? नहीं, इफ द डिफॉल्ट कंटिन्यूज ना फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months तो 3 months तक हाँ तो हमारा डिसाइडेड नहीं है कि हाँ हम हाँ, कैंसिल तो 3 करेंगे। महीने के बीच में अगर कोई इंस्टॉलमेंट आ रही है तो वो तो मैं रेज कर ही रहा हूँ। यार मेरे को तो, मैं तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा ये बात क्यों। मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ऑनेस्टली। क्या 3 हम महीने का आपके हिसाब से लॉजिक क्या होना चाहिए? क्या हम आप ऐसे कर लोग क्या सकते हैं? सजेस्ट कर रहे हो या क्या करके दे रहे हो? मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। क्या हम जो ऊपर वाले फर्स्ट पॉइंट में जहाँ पे 2 consecutive डिमांड्स है तो क्या हम उसको एक डिमांड एंड पेमेंट रिमाइंडर ले सकते हैं? बिकॉज पेमेंट रिमाइंडर भी तो डिमांड डिस्कस ही हो गया होती ना है। कि नहीं नहीं ले सर, सकते। पर तो फिर आप मुझे बताइए सर कि यहाँ पे पेमेंट रिमाइंडर का दोनों पॉइंट्स के बीच में पेमेंट रिमाइंडर का सिनेरियो है ही कहाँ? तो हम कब पेमेंट पेमेंट रिमाइंडर का सिनेरियो होता भी नहीं है। अब जब लॉ आ गया तो नहीं है, आपने डिमांड रेज कर दी, डोंट नीड टू रिमाइंड एवरी टाइम। रिमाइंडर तो अपन खुद के बोलो फाइल वो तो हम हमारी इच्छा से देते हैं, कोई जरूरी थोड़ा ना कि एज पर लॉ देना ही देना पड़ेगा। पेमेंट दे दो। मत दो रिमाइंडर। अच्छा, ओके, हाँ, ठीक है। पर सुनो मेरी बात, एक बात सुनो 1 सेकंड के लिए ना, थोड़ा सा बता। 1 सेकंड से इसको हटाना है, इसको। किसको ये ले? इन केस ऑफ डिफॉल्ट अंडर द कंडीशन लिस्टेड अबव, ठीक है, वो डिफॉल्ट तो उसका अपन ने सेकंड वहां पे दिया तभी से हो जाता है ना। 7 मई उसका डिफॉल्ट डेट है सेकंड डिमांड का ना भाई। 7 मई माना जाएगा ना। लिस्टेड अबव लिखा है, अबव अबव वाले के हिसाब से पूरा ऊपर वाला पैराग्राफ डिफॉल्ट को कब मान रहा है? 7 मई को मान रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तुमको लगता है कि 7 अप्रैल होना चाहिए यार, तो मैं उसकी तो ये कह रीजन रहा बता हूँ, दो। अगर उसने दूसरा डिमांड भी नहीं दिया तो फिर पहला वाला भी डिफॉल्ट ही है ना उसका। सर लेकिन वो मैं जब ब्याज मैं कैंसिलेशन, मेरा ऐसा मानना है कि वो लिस्टेड अबाउ का मतलब ये हो गया कि 2 consecutive क्या कहते हैं। मैं समझ रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग कह रहे हो इंटरेस्ट, आप लोग डिफॉल्टर इसको मई से मान रहे हो, तो फिर इंटरेस्ट वाले केस में अप्रैल से क्यों ले रहे हो इंटरेस्ट? ऑल्टरनेटिवली नाउ आई एम सेइंग, अगर आप लोग इसमें मई की डिमांड नहीं दी तो इसका मतलब ही हैज बिकम अ डिफॉल्टर सिंस अप्रैल। तो अप्रैल, मई, जून आर 3 consecutive months। 7 जून को होगा मतलब, क्योंकि रिफंड के केस में तो आप कह रहे हो अप्रैल मई, उसके बाद 2 महीने, पर इंटरेस्ट के केस में उन्नति आपका ओपिनियन। मैं बोलता हूँ, वापस बोलता हूँ। हाँ हाँ, मैं एक एक से पूछ लेंगे। हाँ, आप बताओ।
कैसे हो गए? अप्रैल मई जून, जून में खत्म हो रहे हैं मेरे। मैं ये कह रहा हूँ मैम कि अगर उसने पहले इंस्टॉलमेंट नहीं दी, चलो अप्रैल में कोई बात नहीं। जब उसने मई में सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो आप उसको डिफॉल्टर तो पहले मंथ से मान रहे हो ना। इंटरेस्ट के केस में पहले मंथ से मान रहे हो, इंटरेस्ट तभी से ले रहे हो, ठीक है। तो उसका डिफॉल्ट तो चालू हो गया मई से। नाउ ही इज अ डिफॉल्टर फॉर कंटिन्यूअस पीरियड बियॉन्ड 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स। तो मेरे हिसाब से मई जून जुलाई या अप्रैल मई जून, सॉरी अप्रैल मई जून, जून में उसका 7 अप्रैल से 3 महीने पकड़ेंगे। तेरा कहना है 7 अप्रैल से 3 महीने पकड़ेंगे, जिसका तूने रीजन दिया। इंटरेस्ट के मैं समराइज कर देता हूँ। 7 अप्रैल से 3 महीने पकड़ेंगे, जिसका रीजन ये है कि डिफॉल्ट जो है वो 7 अप्रैल को हो गया पहला। आप ठीक है, इंटरेस्ट तो तब से उन्नति चार्ज आप कर रहे हो। बताओ। अगर आप कहते हो वो डिफॉल्टर नहीं हुआ तो फिर आप इंटरेस्ट उस डेट से कैसे चार्ज आप बताओ। नहीं ठीक है, मैं तेरा ओपिनियन समझ गया। एक बार सबका डिस्कस कर लेते हैं ना। कंडीशन लिस्टेड अबव कंटिन्यू फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 3 consecutive months। सर मेरे हिसाब से ये चीज नहीं होगी जो अनुराग कह रहा है, क्योंकि आप इसमें एक्ट ने खुद बोला है कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स। अपने डिमांड तो कितने भी टाइम के हो सकते हैं ना, हो सकता है अपने उस डिमांड के बीच में 6 महीने निकल गए हो, 7 महीने निकल गए हो। आप कैसे 3 महीने गिनोगे? आप पहले डिमांड के 3 महीने गिन लोगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बात सही है। आप एक्ट का वो भी तो पढ़ोगे ना किसी तरीके से। आप ये तो आप बेस्ट सिनेरियो लेके चल रहे हो कि हर महीने हम डिमांड रेज कर रहे हैं, बट 2 कॉन्जिक्यूटिव डिमांड हो सकता है 6 महीने बाद की हो। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट से 3 महीने, हाँ, सेकंड तो इंस्टॉलमेंट से 3 महीने लेंगे। आप ये भी आप अनुराग भाई, आप ये भी एक डिमांड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। नोटिस फ्रॉम द प्रमोटर इन दिस रिगार्ड That तो is सेकंड के बाद ही act होगा ना। is pro allotting। आप उसमें allotting का वो देखा गया है कि हो सकता है उसका पैसा फंड अरेंज भाई नहीं देख, हो पाया, यूजुअली तो आप जब स्लैब की cancellation रेट, कर जब सकते स्लैब चल रही होती है तो 2-2 महीने का गैप आ जाता है। प्लस जून जुलाई अगस्त का ऐसा महीना होता है जब पानी गिरता है, तो उस दौरान सालों के का अंदर भी आ जाता है। कंस्ट्रक्शन नहीं होता। हैं। बिल्कुल सर। और कोई है ना। ऐसा तो कोई हो ऐसी सकता है कि अप्रैल के बाद मैंने सीधी अगली डिमांड अगस्त या सितंबर में जब सेकंड तब स्लैब लगा तब करी हो। या दिल्ली या एनसीआर का माहौल है जहाँ पे दिवाली के आसपास 1.5-2 महीने कंस्ट्रक्शन का काम बंद रहता है। ये जैसे अभी हमारे ये G20 समिट की वजह से वृंदावन योजना के सारे प्रोजेक्ट्स का काम बंद हो चुका है। पिछले 1.5 महीने से बंद चल रहा है और अभी 1 महीना और बंद चलेगा, हाँ है ना। इसके तो ये इस वजह से जो डिले है। हाँ हाँ मतलब वो सेकंड डिफॉल्ट के मैं बाद एक बार पल्लवी आपका बात ठीक है, बाकियों से पूछ लूं। उन्नति आप। तो मेरे ख्याल से दोनों कंडीशन होने के बाद आपकी आवाज कट रही है। अकॉर्डिंग सेकंड डिमांड के बाद से होएगा। सेकंड। सेकंड डिमांड के बाद तेरा ओपिनियन अक्षिता? हाँ, सेकंड के बाद से। सेकंड के बाद से। विनायक? मेरा भी यही ओपिनियन है कि सेकंड डिमांड से ही होगा, एंड उसके बाद 3 consecutive months वो सेकंड इंस्टॉलमेंट के डिफॉल्ट के बाद कैलकुलेट होगा। देविका? सर मेरे हिसाब से फर्स्ट डिमांड के बाद होना चाहिए। मैं अनुराग से सहमत हूँ, लेकिन उसमें फिर हम पल्लवी वाला केस कैसे फिट करोगे आप अपने उसमें? पल्लवी वाला केस मैंने नहीं सुना, नेटवर्क इशू के बारे में वजह से मैं बताओ। कट गई थी। पल्लवी वाला केस ये था कि पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट के बीच में 6 महीने का गैप है, तो आप तो 3 महीने बाद कैंसिलेशन नोटिस कैसे जारी कर दोगे जब सेकंड इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट हुआ ही सर नहीं? मेरा एक उस केस में पॉइंट है, सेकंड। इसमें एक चीज है, 3 consecutive months आफ्टर नोटिस फ्रॉम द प्रमोटर इन दिस रिगार्ड। हाँ, वो मैं नोटिस ही जारी करूंगा, आप उस पे बात नहीं। पहले नोटिस जारी करूंगा फिर कैंसिल करूंगा। नोटिस की इनिशिएशन डेट, ट्रिगर डेट क्या होगी? what will be the trigger date of issuing notice for cancellation? That will be 7 June as per Anurag or 7 August as per the others. आई थिंक इन आपका दैट लॉजिक सही है, ये आपका हो चुका है लॉजिक ना सही है, कि अनुराग का लॉजिक भी सही है, लेकिन ये लॉजिक वहां पिक जाता है जहाँ पे कहते हैं 3 महीने से 1 month का, हाँ हाँ। पीरियड हो, गैप हो, है ना। तो या तो मैं ऐसे बोलूं कि भाई जब जहाँ 3 महीने से ज्यादा का गैप हो वहां सेकंड पे पकड़ो, और जहाँ 3 महीने से कम का गैप हो वहां फर्स्ट पे पकड़ो। तो ये भी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है जब जो अपन एसओपी में भेज रहे हैं। नहीं सर, इसमें क्या आप अगर लैंग्वेज देखेंगे ना तो उसने लिखा है इन केस डिफॉल्ट बाय द अलॉटेड। डिफॉल्ट अपन सेकंड डिमांड के बाद ही डिफॉल्ट एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यूअस फॉर अ पीरियड बियॉन्ड। तो डिफॉल्ट कंटिन्यू कब होगा? जब मेरे सेकंड इंस्टॉलमेंट
भी मैंने डिले कर दी है, उसके बाद मेरा डिफॉल्ट होगा, वो कंटिन्यू होना चाहिए 3 महीने के लिए। यार एक अपने राजस्थान में तो अलग से एक और क्लॉज है ना, अलॉटी शैल बी कंसीडर्ड अंडर अ कंडीशन ऑफ डिफॉल्ट। वही क्लोज। यहाँ पे डिफॉल्ट के बाद के 3 महीने लेने हैं, तो टाइम में देखिए। अक्षिता, आपका ओपिनियन भी यही है क्या? हाँ सेकंड, ठीक है। तानिया, आपका ओपिनियन? यस सेकंड डिफॉल्ट। सेकंड डिफॉल्ट। और कौन है? यशवंत भाई? सुना नहीं उन्होंने। Anyways, सुना नहीं क्या? कोई बात नहीं, ठीक है फिर तो। अनुराग, सेकंड इंस्टॉलमेंट है ना? तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद मैं नोटिस जारी करूंगा, नोटिस के 1 महीने के बाद फिर मैं उसको कैंसिल कर दूंगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, अब हाँ 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स का मतलब जैसे अगर उस पीरियड के बीच में अगर उसने एक इंस्टॉलमेंट कंप्लीटली पे कर दी तो वो कैंसिलेशन खत्म हो जाएगा क्या? बिल्कुल मतलब as वो per खत्म हो law, जाएगा। yes. एज पर लॉ यस। अब फिर वो वापस चालू होगा कि आपने वो फिर अब मैं सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद फिर से कैंसिलेशन नोटिस जारी हाँ करूँ? सर, फिर सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद में फिर 3 महीने रुक के फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो कैंसिल करने के लिए। मतलब मेरा 1 2 3 था, मैंने 2 के बाद इनिशिएट कर दी कैंसिलेशन प्रोसीडिंग, और इनिशिएशन से पहले क्या कहते हैं, मेरे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गई तो वो इनिशिएट नहीं की जाएगी, फिर 2 और थर्ड के बाद इनिशिएट की जाएगी। भाई रद पर वो आपने एक्सेप्ट करी नहीं करी, वो तो आपका है। कर सकती हूँ। नहीं, पैसे अगर दे रहे हो तो एक्सेप्ट आपने क्यों नहीं अगर उस करेंगे? इंस्टॉलमेंट को मना कर दिया, आपने उस अलॉटी को मना कर दिया कि भाई मैं नहीं लूंगा अब तेरे पैसे, बहुत लेट कर दिया तूने, तो आप डायरेक्ट आप कैंसिलेशन का प्रोविजन करो ना। जब तक जो प्रमोटर है वो पैसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो आप कैसे मानोगे कि पेमेंट हुआ है? वो मना कर सकता है ना, क्योंकि उसके हिसाब से तो डिफॉल्ट ही है। अब उसने 3 महीने में रुक लिया, 3 महीने उसका होने वाला है 2 दिन पहले, अब वो अलॉटे आके बोले पैसे ले लो मेरे, तो मना कर सकता है ना। प्रमोटर के पास राइट है इस चीज का, नहीं लूंगा मैं, नहीं ले सकता, तुमने कब से डिफॉल्ट कर रखा है, मुझे तुम्हारी यूनिट कैंसिल करनी है, मैं तो कैंसिलेशन के लिए मैं तो डॉक्यूमेंट ला रहा अच्छा, हूँ 2 दिन बाद। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इसको कंक्लूड करते हैं। नहीं, पर कैंसिलेशन इस बात नोटिस में जारी होने, मैम से और उन्नति मैम से पूछ रहे थे कि उनका क्या व्यू है, ले सकते हैं नहीं ले सकते, कोई राइट भी होता है प्रमोटर के पास की? होता है? मेरे हिसाब से तो पैसा तो वो जब मिल रहा है तो लेना ही पड़ेगा, मतलब ये कोई, क्योंकि सर, आप ऐसा खुद नहीं से, है। अलॉटी के पास पावर है खुद से कैंसिल करने की, प्रमोटर के बाद खुद से कैंसिल करने की पावर नहीं है, वरना वो कभी भी अच्छी रेट पे मिलेगा कोई बायर तो पुरानी रेट वाले बायर को कैंसिल मार देगा, कुछ भी नहीं बोल। डिफॉल्ट पे अलॉटी डिफॉल्ट कर रहा है ना दीपक। हाँ राइट आ गया। देखो सर, मतलब सेकंड फर्स्ट वाले के अंदर ये है, आप उसको चांस दोगे। जो सेकंड अपना कैंसिलेशन है उसमें लिखा हुआ है इन द केस ऑफ डिफॉल्ट बाय अलॉटी, तो एक्ट ने अपने आप एक्सेप्ट कर लिया कि डिफॉल्ट अलॉटी की तरफ से, प्रमोटर डिफॉल्ट नहीं कर रहा है या जान के नहीं कर रहा, पहली चीज। दूसरा, अंडर द कंडीशन लिस्टेड अबव द कंटिन्यू फॉर बियॉन्ड द 3 इयर्स, तो 3 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स जो है उस वो होने में कोई कुछ ही टाइम बाकी है, और ऐसे मान लो कि उसने पहले महीने में लाके पैसे दे दिया, तो अपन मानेंगे सेकंड डिफॉल्ट का उसने पैसा लाके अपन को दोनों इंस्टॉलमेंट दे दी, तो अपन कुछ नहीं करेंगे। बट जब थर्ड अपना मंथ कंप्लीट होने वाला है उससे पहले वो आके अपन को पैसा दे रहा है, तो प्रमोटर के पास मेरे हिसाब से राइट है कहीं पे भी जिसमें वो नहीं करा हो कि प्रमोटर लायबल ही है वो पैसा लेने के लिए, बाउंड है वो पैसा लेना ही लेना पड़ेगा और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। प्रमोटर मना कर सकता है भाई मैं कैंसिलेशन करूंगा तेरा, तुम मेरे को मेरे पैसे नहीं दे रहे हो। 8-8 महीने, जस्ट सपोज जिसकी 2 इंस्टॉलमेंट में 1 साल निकल गया, जो 6-6 महीने की इंस्टॉलमेंट जा रही है, तो उसका तो साल भर खराब हो गया, वो यूनिट बुक की बुक रह गई, वो किसी और को बेचता किसी और को करता, उसका तो साल भर से भी ज्यादा का अमाउंट फालतू गया। अच्छा इसमें तो ये तो चलो प्रमोटर की कॉल है, इसमें हम, ये हमारी एसओपी में सजेशन के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, है ना? वो अगर वो कैंसिल करना चाहे तो वो कर देगा, है ना? अब मेरा बस छोटा सा क्वेश्चन लास्ट ये है, इसके बाद कंक्लूड करूंगा कि अगर मैंने नोटिस ऑफ कैंसिलेशन जारी कर दिया, उसके बाद वो पर्टिकुलर अलॉटी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है, तो भी मैं कैंसिलेशन तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि मैंने इनिशिएट कर दी है प्रोसीडिंग्स फॉर कैंसिलेशन, ट्रू। है ना? उससे पहले अगर वो बिफोर इशूइंग द नोटिस, मतलब 3 महीने के पीरियड के दौरान अगर वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे देता है, देन मैं कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी वो ट्रिगर डेट नहीं आई। बट नोटिस ऑफ कैंसिलेशन के बाद तो मेरी ट्रिगर डेट आ गई, उसके बाद मेरे को पाई पाई चाहिए, अगर उसके बाद आपके फिर मैं ये नहीं इनिशिएशन के बाद भी अगर वो आपको पेमेंट कर देता है ना कुछ, तो आपको उसको वो भेजना पड़ेगा कुछ इंटीमेशन कि दिस पेमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड,
क्योंकि क्या होता है, अगर डीम्ड वो हो जाती है वेवर, अगर आप उसकी पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हो ना, बाद में प्रमोटर क्या करते हैं, पेमेंट एक्सेप्ट कर ली फिर भी कैंसिलेशन जारी कर दिया, तो भाई नहीं वो मैम पेमेंट सर, मेरा मानना है कि अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 लाख की थी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2 लाख की थी, ब्याज था 1.5 लाख रुपए का, 1, 2, 3 और 4.5 लाख रुपए का टोटल पेमेंट बनता था, उस बंदे ने 1 लाख रुपए दे दिए, तो मैं 3.5 लाख रुपए मतलब आपका ये कहना है कि वो 1 लाख एक्सेप्ट ना करूं और कैंसिल कर दूं, या 1 लाख एक्सेप्ट करने के बाद कैंसिल कर दूं एक्सेप्ट भी और मत बाद करो, में आप पूरा पैसा कैंसिल रिफंड करके कर दूं? उनको बोलो कि वी हैव कैंसिल्ड, इंटीमेट करो कि ये पैसा आपको कैसे चाहिए, आप आके ऑफिस में रिसीव कर लो या जहां भी देना है हमें बता दो। आप सर उसमें नोटिस के अंदर एक चीज और लिख सकते हो कि अगर आप इस कैंसिलेशन को रोकना चाहते हो तो आप जितना भी अमाउंट ड्यू है अलोंग विद माय इंटरेस्ट आप मेरे को सारा एक साथ पेमेंट करोगे तो मैं इस कैंसिलेशन को रोकूंगा। उस नोटिस में आप ये लाइन क्लियरली मेंशन हाँ कर भाई, सकते हो, हाँ मैं काउंट हो नोटिस ऑफ जाएगा, सिर्फ कैंसिलेशन, कुछ हाँ अमाउंट देने ये होंगे। आपको 30 दिन में पेमेंट करना ही करना है इन हाँ। 100%, एल्स द यूनिट विल बी कैंसिल्ड। तो वो अगर 99% भी करता है तो भी वो यूनिट फॉर कैंसिलेशन मानी जाएगी। देविका, कैंसिलेशन नोटिस भी इन लोगों से शेयर कर देना, अपन ये चीज लिखते हैं। ठीक है मैम। फिर तो ठीक है, तो हमें नहीं पता, तो तुम दोनों रुकते ही हो, बोल रहे हो आपके मैट्रिक्स में ग्लिच हो रहा है दीपक सर। एक इसमें प्रैक्टिकल सिनेरियो कर ले जिसमें और बैंक कोई पॉइंट अक्षता, और कोई पॉइंट जो मैं इसमें ऐड करूं, या ये गुड टू गो है, सर मतलब वो मैं इसको मेरी सुधार बात कुछ दूंगा? कहना चाह रही हूँ, एक बार उनकी सुन लेते हैं। हाँ प्लीज। दीपक सर, मैं ये कह रही हूँ उसमें एक प्रैक्टिकल सिनेरियो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं जहां बैंक से लोन ले रखा है लॉटी ने, हम्म। तो बैंक को तो उसने ये कह रखा है कि पेमेंट हो जानी चाहिए एज पर द डिमांड रेट, उसमें अगर कुछ इशू होता है और बैंक की तरफ से अगर मान लीजिए पेमेंट डिले होता है, हाँ तो लॉटिंग और बैंक का अरेंजमेंट है ना, अपन क्या TPA तो करते मेरा हैं। मेरा एक अपने इसको अपन करने के लिए एक अग्रीमेंट में ये पैराग्राफ तो ऐड करते ही करते हैं कि भाई अगर डिले बैंक की तरफ से होता है तो भी वो डिले आपकी तरफ से माना जाएगा, ये मेरे को लगता है हम पैराग्राफ ऐड करते अब हैं। उस टीपीए में हमेशा होता है बैंक शेल बी अंडर नो लायबिलिटी, हाँ तो इट इज द लॉटीज लायबिलिटी टू इंश्योर द पेमेंट। अब बैंक नहीं कर रहा तो लॉटी जाए, चक्कर खाए बैंक लगाए, बहुत बार बैंक ऐसा भी देखो, जो उस अलॉटी को वहां पे पे करना है ईएमआई, उसके लिए प्रमोटर की कोई वो नहीं है, जो अलॉटी को प्रमोटर को करना है उसके लिए बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं है। तो बस बैंक प्रमोटर की बैंक के टुवर्ड्स में एक लायबिलिटी होती है कि अगर कैंसिलेशन होता है तो वो पूरा पैसा फोर्फिट उसको बैंक को दे देगा, बस इतना सा होता है। डन। हेलो। सर हाँ, और All कोई good? सिनेरियो या पॉइंट वी कैन वी ऐड इन दिस फ्लो चार्ट, और थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर सकूं मैं, और कि ताकि कोई किसी भी लेमैन को ये समझ आ जाए कि भाई ये क्या बोलना चाह रहे हैं, सर कोई तो अभी भी सजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। नहीं ये सही है सर, इससे ज्यादा तो और अगर कुछ डालेंगे तो कॉम्प्लिकेट ही होगा। ठीक है, ये सही बना है फिर। डन डन सर, काफी सही। आगे आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट ले सकते हैं अभी, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। टेक हाउ टू प्रोसीजर टू टेक बुकिंग इन अ प्रोजेक्ट एप्लीकेशन अलॉट। तो ठीक है गाइस, आज अपन ने डिस्कस कर लिया प्रोसीजर फॉर चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड कैंसिलेशन। अब नेक्स्ट मीटिंग के लिए अपन डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ बुकिंग, और उसके अलावा अपने को जो जजमेंट दीपक सर ने शेयर किया जीडीए वाले इश्यू के लिए वो सब पढ़ के आएंगे, और फिर अपन नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट मीटिंग का चेयरपर्सन होगा श्रेयांश सर। श्रेयांश सर को यूनानिमसली जिताया गया है, तो आज मैंने अपने आप ही शांश बोला है। ठीक है, डन। ओके, चलो, सी यू देन, बाय बाय। बाय।